हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड आज अपन क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर को क्लियरिटी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। आइए लास्ट तक इस लेक्चर के लास्ट अंत तक बने रहना आपको। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले रिप्रोडक्शन हम समझेंगे। रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? सर रिप्रोडक्शन में मीन्स लिखा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ओवम एंड स्पर्म, यानी कि ओवम और स्पर्म जब बनते हैं, जब ओवम और स्पर्म बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का क्या होना? फॉर्मेशन होना। ओवम बनेगा भाई, स्पर्म बनेगा। ठीक है। अब गैमीट, गैमीट में इन फ्लावर, ठीक है, जब हम गैमीट की बात करें, किसकी गैमीट बात करेंगे बेटा? गैमीट की। जब फ्लावर में हम गैमीट की बात करेंगे तो या फ्लावरिंग प्लांट में, तो मेल गैमीट यानी मेल सॉरी जो मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीटोफाइट है वो हमारा क्या होगा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होगा हमारा? मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, नॉट मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या होते हैं? मेल गैमीट पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं किससे? पोलन ग्रेन के अंदर से। ठीक है, जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर से दो न्यूक्लियस रिलीज होते हैं, दो, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं। ठीक है, तो मेल गैमीट क्या होते हैं? दो सिंगल न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने बोला था। और फीमेल गैमीट होता है ओवम। ठीक है, ओव्यूल लिखा है, ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट, अब हमको पता है जैसा हमारी एनसीईआरटी में दिया है, डिट्टो वही की वही लाइन लिखी हुई है जो हमारी एनसीईआरटी में। एंजियोस्पर्म, फ्लावर, फ्रूट और सीड। ठीक है, जब हम एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे तो हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लावर में क्या है? एथेस्टिक सोशल कल्चर, ये एथेस्टिक होता है। ठीक है, सोशल कल्चर, कल्चरल यानी हमारे सामाजिक और धार्मिक। ठीक है, और रिलीजियस होना है। ठीक है, मिस्टेक है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक। रिलीजियस, सोरो, ईटीसी, यानी कि ये कैसा है? हमारा अच्छाई बुराई और ऐसा शांति का प्रतीक है क्या? हमारा फ्लावर। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है। इट हेल्प टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट, सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये क्या बनाता है? फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एक तो सीड बनेगा और एक फ्रूट बनेगा। एक हमारा क्या बनेगा? सीड बनेगा और एक फ्रूट बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्लोरिकल्चर पे। किस पे? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट का हम क्या कर रहे हैं? कल्टीवेशन कर रहे हैं। लाइक रोज, चाइना रोज, मैरीगोल्ड एंड लिली। ये क्या है? ये हमारे सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। ठीक है, जिनसे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं की खेती वगैरह करता है। ऐसा इनको एक लार्ज स्केल पे हम ऐसा स्पेसिफिक लाइक सारे जो हमारे फ्लावर के प्लांट्स हैं उनके हम क्या करा रहे हैं? लाइक कल्टीवेशन करा रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, एक टाइप से खेती। ठीक है, ऐसा छोटी सी जगह में लाइक बगीचा वगैरह। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का कल्टीवेशन करना या फ्लावरिंग प्लांट का कल्टीवेशन करना, दिस इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। एग्जांपल्स लाइक रोज, चाइना रोज, मैरीगोल्ड एंड लिली एक्सेट्रा। फिर इसमें बताया डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर कैसे बनता है? फ्लावर हमारा वही डेवलप होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कहाँ से डेवलप होता है भाई? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कहाँ से डेवलप होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है, सबसे पहले तो भाई उसमें हार्मोनल चेंजेस होंगे। ठीक है, क्या होंगे? हार्मोनल चेंजेस लाइक ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? एपिकल रीजन पे होता है। एपिकल का मतलब होता है बेटा ऊपरी। एपिकल का मतलब क्या होता है? ऊपरी, ऊपर वाला, अपर। ठीक है, एपिकल
मेरिस्टेम से जो हार्मोनल चेंजेस होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो टिश्यू वगैरह होंगे वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ग्रो करेंगे, क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, देन हमारा शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टॉप डिवीजन। स्टॉप डिवीजन मींस यहाँ पर जो सेल्स शूट को डेवलप करने के लिए डिवीजन कर रही थी वो क्या हो जाएंगी, स्टॉप कर देंगी अपना डिवीजन। फिर इसके बाद फ्लावर फॉर्म हो जाएगा हमारा। अरे भाई शूट को बनाने वाली जो सेल्स उन्होंने अपना डिवीजन क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, शूट हमारी डेवलप हो चुकी। अब उस शूट वाले पार्ट से हमारा फ्लावर डेवलप हुआ। ये हमारा अच्छा सा फ्लावर है, ठीक है। अब हमारे फ्लावर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में बेटा ये एनसीईआरटी का अपना डायग्राम है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। ये चारों चीजें हैं क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ये चारों मिलकर हमारा बनाते हैं क्या, कार्पल। क्या बनाते हैं, कार्पल। कार्पल क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दी ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। इन चारों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक है। किस किस को, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, इन चारों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक है। फिर पेटल, पेटल कौन सा वाला होता है, जो पंखुड़ियां होती है, ठीक है। पेटल को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है पंखुड़ियां या पंख, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर होता है लाइक रोज का फ्लावर, तो जो उसकी साइड में जो पंखुड़ियां होती है वही क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, पेटल्स, जो इसको क्या करते हैं, अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड है। जैसे आपने देखो में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अट्रैक्टिव कलरफुल क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है। लाइक रेड कलर का रोज हुआ तो उसमें रेड पेटल्स होते हैं, ठीक है। और पिंक वाला रोज हुआ तो पिंक कलर के पेटल्स। एंथर, एंथर क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। सॉरी, एंथर, ठीक है। एंथर क्या कराता है, एंथर जब ब्रश करता है, ठीक है, जब वो फूटता है, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, एंथर में से पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कब रिलीज होते हैं बेटा, जब ये क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, बस्ट फूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होती है, मेल गैमेट, सॉरी मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है भाई, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। इस मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन में से रिलीज होते हैं क्या, मेल गैमेट, ठीक है। क्या रिलीज होते हैं, मेल गैमेट। कितने रिलीज होते हैं, 2, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे जिनको हम न्यूक्लियस भी बोलेंगे। 2 न्यूक्लियस, जो जैसे होंगे हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। सिंगल है, तुम्हारी तरह सिंगल। कार्पल एंड फिलामेंट। फिलामेंट नहीं पढ़ना भाई, तो जरूरत नहीं है, पढ़ा। सेपल, सेपल कौन सा होता है, जो हमारा रोज होता है उसके नीचे देखा हुआ ग्रीन कलर में कुछ अलग टाइप की पंखुड़ियां चिपकी हुई होती है उससे, उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल। समझ में आ रहा है, डन, डन है यहाँ तक। फिर ये इसको भी नहीं पढ़ना, इसी पे ले तक नहीं दिया हमारी एनसीईआरटी में, जितना हमारी एनसीईआरटी में दिया उतना ही लेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं चलना। ये हमने एज अ डायग्राम अगर आप ड्रॉ करो तब इस टाइप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं साइड में करके दिखाता, जब बेटा साइड में जा,
क्यों नखरे कर रहा है इतने? ठीक है भाई, ये साइड में ये आ रहा है, इस साइड से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ये कंप्लीट पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। ठीक है, अब कैलिक्स की बात कर लेते हैं। सर ये कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये क्या होता है, ये क्या चीजें हैं? हमने अभी पेटल और सेपल देखा था, पेटल और सेपल देखा था। सेपल कौन सा? ग्रीन वाला, ये था ना ग्रीन वाला सेपल, नॉट सेपल, सेपल। कैलिक्स, व्हाट इज कैलिक्स? कलेक्शन ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, यानी कि बहुत सारे सेपल मिल जाएंगे जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियां हैं, जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां गुलाबी, जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियां हैं। ठीक है, जब इन सारे सेपल्स की, जैसे एक ये सेपल, एक ये सेपल, दो सेपल, तीसरा, चौथा, इन सभी के बहुत सारे क्या बन जाएंगे? ग्रुप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ग्रुप। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, जब बहुत सारे सेपल क्या हो जाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, बहुत सारे सेपल्स मिल जाएंगे एक साथ में, तो हम उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। कलेक्शन ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, यही लिखा है क्या? कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेपल, सेपल के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स। कोरोला क्या है? कलेक्शन ऑफ पेटल, सिंपल सी बात है, जो पेटल है यानी जो पंखुड़ियां हैं, ठीक है, बहुत सारी पंखुड़ियों का एक ग्रुप बन गया है, तो कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ये भी सिंपल है, कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, ये पिंक कलर जो भी रेड कलर में, ये पेटल है, क्या है ये? पेटल, ये रेड कलर में तो दिख रहा है। डन है आंसर, आगे बढ़े। एंडोशियम, कलेक्शन ऑफ सेपल्स, एंडोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अब यहाँ पे बात की गई है, एंडोशियम एंड गाइनोशियम कलेक्शन ऑफ पिस्टिल। ठीक है, जो पिस्टिल का कलेक्शन होता है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि जितने भी सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, ठीक है, उनमें कलेक्शन ऑफ सेपल कर दिया गया, वो एक स्पेसिफिक फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बता रहा है, तो उसको हमने एंडोशियम नाम दिया। वैसे कलेक्शन ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का जो कलेक्शन है, ठीक है, पिस्टिल का जो कलेक्शन है, पिस्टिल इसमें दिया है, पढ़ा तो था अपन ने, पिस्टिल इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर दिया होगा, पेटल दिया, एंथर दिया, फिलामेंट, यस, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। ये लिखा है, बड़ा करके दिखाते हैं, ये आ गया। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, क्या? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, जब ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को हम मिलाएंगे क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। सिंपल सी बात है, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्टाइल भी है, स्टिग्मा भी है। यहाँ तक क्लियर है? अब एंथर पे आ जाते हैं भाई, किस पर आ जाते हैं? एंथर पर। किस पे आ जाते हैं? एंथर। ये पूरा ना हमारा एंथर, ठीक है, ये पूरा का पूरा है एंथर, नॉट इट इज इतना सा पार्ट नहीं, ये कंप्लीट ओवरऑल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंथर। अब एंथर जो है, सॉरी क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट पार्ट को, सॉरी क्या बोलेंगे हम? स्टामेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टामेन। ये एंथर होगा और ये फिलामेंट होगा।
ये एंथर होगा और ये फिलामेंट। एंथर क्या होता है? जो पोलन ग्रेन कंसिस्ट करके रखता है, ठीक है। और फिलामेंट क्या होता है? जिस पर हमारा एंथर रखा होता है, ठीक है, या जिससे हमारा एंथर जुड़ा होता है। और स्टामेन क्या कहलाता है? जब एंथर और फिलामेंट दोनों एक साथ होंगे तो हम उसको पूरा ओवरऑल क्या बोलेंगे? स्टामेन बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन वेरी फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वेरी फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी नंबर और लेंथ ऑफ स्टामेन होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी होते हैं फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी हर एक अलग अलग फ्लावर में जो नंबर ऑफ स्टामेन है, नंबर ऑफ स्टामेन है हर एक फ्लावर में वो अलग अलग होंगे और उनका साइज भी अलग अलग ही होगा। किसी में लेंथ कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में नंबर कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, ठीक है। लाइक ये हम स्टामेन की बात कर रही है, पूरा स्टामेन दिया। अब इस स्टामेन में हम बात करेंगे एंथर की, इसकी एंथर की। इस स्टामेन में हम बात करेंगे किसकी? एंथर की, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, हाँ, 1 मिनट। जस्ट 1 सेकेंड, फोन को चार्ज कर ले। चलो, भाई एंथर, ये ना एंथर लाइक कैप जैसा दिख रहा है और इसमें भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स, क्योंकि इसको कंसिस्ट करके रखता है पोलन ग्रेन्स को, और ये पूरा ओवरऑल इसको हम क्या बोलेंगे? पोलन सेल बोलेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एंथर का। अब ये एंथर क्या है? इसको हमने कट किया है, कैसा? कैसा? वर्टिकली, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टली। कैसा कट किया है? हॉरिजॉन्टली। जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल कट किया तो अब हमको इसमें क्या देखने को मिला भाई? पोलन सेक देखने को मिला। कौन सा सेक? पोलन सेक, जो कंसिस्ट करे हुआ पोलन ग्रेन्स। आपको ये डॉट डॉट में जो दिख रहे हैं, आपको जो ये डॉट डॉट में दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा? पोलन ग्रेन्स। ये क्या है? पोलन ग्रेन्स। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ऐसे करके ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इसमें हैं। ठीक है, अब यहां तक डन है, आगे बढ़ते हैं। ये फिलामेंट रहा। एंथर की बात करते हैं भाई। एंथर क्या है? एंथर बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड, ठीक है। एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर जो है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, टेट्रा का मतलब होता है चार, ठीक है। बाई मतलब दो, ठीक है। लोब मतलब लोब होती है, इसमें कितनी लोब होती है? दो लोब होती है। कितनी लोब? दो लोब। एंथर इज बाइलोब एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। कैसा होता है ये? टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। ये टेट्रा स्पोरेंजिएट लिखा है। कैसा होता है ये? टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। ये टेट्रा स्पोरेंजिएट लिखा है। और बस और भी छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ, हो जाएगा। टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बिकॉज ये टेट्रा स्पोरेंजिएट क्यों होता है? क्योंकि इसकी दो लोब होती हैं।
it has two lobes in it. Each lobe consists two megasporangium. हर एक लोब में दो मेगास्पोरेंजियम सेल होती है, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज डाइथिकस, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। ये कैसा होता है, पाइलोब होता है, एक ये लोब एक ये लोब, ठीक है। अब इस लोब में होते हैं 4 चेम्बर, ठीक है। इसको अपन कंप्लीटली रीड कर लें, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। डाइथिकस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोब्स, ठीक है। इसको हमने डाइथिकस क्यों बोला भाई, इसमें दो लोब्स है इसलिए ये क्या कहलाएगा, डाइथिकस। डाइथिकस मैंने जाना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी में हम जो 4 चेम्बर का मैं बोल रहा था, इसी में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो लेयर होती है उनको हम क्या बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट वाली होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। मिडिल वाली को हम बोलते हैं एंडोथीशियम, सॉरी उसके नेक्स्ट वाली को, सेकंड वाली को हम बोलते हैं एंडोथीशियम, एंड थर्ड वाली को बोलते हैं मिडिल लेयर, एंड लास्ट इज टेपिटम। लास्ट इज टेपिटम, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है नियर द स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके पास होती है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू के लिए जो स्पोरोजिनस टिश्यू को ये बनाती है और जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स उनको बनाए रखती है हमारी टेपिटम वाली लेयर, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, हाँ ये कैसा होता है बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम या टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। Why it is called tetrasporangium? Because it has two lobes and each lobe consists two chamber. What? Each lobe consists two chamber, यानी कि हर एक लोब दो चेम्बर को कंसिस्ट करके रखती है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो एक लोब है, या जो मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दी, ये एक लोब हो गई, पहली वाली लोब ये हो रही और दूसरी वाली एक ये रही, ठीक है। दो लोब है, एक लोब में दो चेम्बर, एक ये वाला और एक ये वाला, दो चेम्बर ये हो गया फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तीसरा वाला ये, इसकी हम दूसरे चेम्बर की बात करें, तीसरा वाला ये और चौथा वाला ये। यहां तक क्लियर है, ठीक है, पक्का। एक बार इसको ध्यान से देखो, जब तक मैं इसको रख कर देता हूँ। टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वही दिया है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। एपिडर्मिस वाली लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस। एंडोथीशियम सेकंड लेयर, मिडिल लेयर थर्ड लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये रही पिंक कलर में, पिंक पिंक, और टेपिडम इसी के पास में होगी स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको जो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराना वो टेपिडम कराएगी, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स गेट, चलो आगे चलते हैं। लेयर ऑफ एंथर, लेयर ऑफ एंथर, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी जो हमने पढ़ी थी एंथर की कितनी लेयर है, 4 थी, एपी, एंडो, मिडिल, टेपिडम, 1 2 3 4, ये तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मैं लेयर की बात कर रही हूँ, 4 लेयर याद रखना है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, फर्स्ट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है बेटा, उसकी लोकेशन होती है आउटर, लोकेशन जो है वो लेगा आउटर मोस्ट यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सिंगल लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इतना सारा लोकेशन का लिखा हुआ है तो लोकेशन का अपन इतना ही लिखेंगे कि आउटर मोस्ट यूनिसेलुलर लेयर होती है,
सिंगल सेल लेयर होती है वो बाद में इसकी स्पेसिफिक एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, सिंगल सेल लेयर होती है। फंक्शन क्या प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जो हमारा एंथर है उसकी ये क्या है, एपिडर्मिस, एपी मतलब आउटसाइड की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या कराएगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी ना, ठीक है। फिर और क्या प्रोवाइड कराएगी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, सिंपल सी बात है। जो एपिडर्मिस लेयर है उसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कराएगी। फिर सेकंड लेयर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम की जो लोकेशन होती है, लोकेटेड होती है जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, ठीक है। जो हमारी एंडोथीसियम है वो एंडोथीसियम प्रेजेंट होती है जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के बीच में होती है। फंक्शन हेल्प इन एंथर डेहिसेंस, ये किस में हेल्प कराती है, एंथर के डेहिसेंस में। कौन सी, एंडोथीसियम वाली लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर, सिंगल सेल या यूनिन्यूक्लिएटेड लेयर। सेकंड एंडोथीसियम, एंडोथीसियम क्या कराती है, सॉरी एपिडर्मिस का मैंने फंक्शन नहीं बताया। एपिडर्मिस क्या कराती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है एंड मेक या हेल्प इन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प कराती है, स्ट्रक्चर बनाती है। देन एंडोथीसियम ये क्या होती है, लोकेटेड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की जरा से पास होती है, ठीक है। फंक्शन हेल्प इन एंथर डेहिसेंस, ये एंथर को फोड़ने में मदद कराती है। डेहिसेंस का मतलब होता है भाई फूटना, डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, फूटना। ये एंथर के डेहिसेंस में हेल्प कराती है, किसमें हेल्प कराती है भाई, ये एंथर के डेहिसेंस में। एंथर डेहिसेंस मींस एंथर का फूटना, एंथर का फूटना। चलो हो गया, उस साइड पहुंच गया, हाँ जस्ट थोड़ा सा, अरे चलो ठीक है, डेहिसेंस लिखा है वो ऐसे ही उत्तर आएगा। थर्ड इज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर की लोकेशन कहाँ होती है, प्रेजेंट बिटवीन, सिंपल सी बात है सर, आपने आपको 4 लेयर पढ़ाई है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिडम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिडम, ये 4 की 4 आपने लेयर हमको पढ़ाई है। एपिडर्मिस क्या होती है सर, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड और सिंगल न्यूक्लिएटेड लेयर होती है। इसका फंक्शन होता है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और एज अ इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है, एंथर को। फिर सेकंड एंडोथीसियम, एंडोथीसियम वाली होती है सर, ये जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस होती है, जो एपिडर्मिस थी उसकी जस्ट नीचे होती है, उसके बाद ही तो होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है सर, ये फूटने में मदद कराती है एंथर को, फूटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेहिसेंस, इट हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। ये क्या कराती है, डेहिसेंस प्रोसेस में हेल्प कराती है। थर्ड क्या है, मिडिल लेयर, सर जैसे कि एपिडर्मिस के बाद जो एंडोथीसियम थी, एंडोथीसियम किसके बाद थी, एपिडर्मिस के बाद वैसे ही जो मिडिल लेयर है वो किसके बीच में होगी, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेपिडम। अरे भाई सेकंड नंबर पे एंडोथीसियम है और फोर्थ नंबर पे टेपिडम है, थर्ड नंबर पे क्या है, मिडिल लेयर। तो जो मिडिल लेयर है उसका नाम ही है मिडिल, यानी बीच की लेयर। ये किसके बीच में होती है, एंडोथीसियम और टेपिडम के बीच में। तो मिडिल लेयर लोकेशन होती है प्रेजेंट बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेपिडम। यहाँ तक क्लियर है, डन है। फिर इसका फंक्शन में क्या कराती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्ट्रॉन्गर रिजर्व फूड, ठीक है, स्टोरेज निकालना, आई थिंक स्टोरेज रिजर्व फूड, यानी फूड को रिजर्व कराने में हेल्प कराती है। कौन सी, मिडिल लेयर। ध्यान रखना, मिडिल लेयर क्या कराएगी, फूड को रिजर्व कराएगी या स्टोर कराने में हेल्प करेगी। लास्ट इज फोर्थ टेपिडम, लोकेशन कहाँ होती है सर, प्रेजेंट नियर स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। मैंने बताया था सबसे पहले जो टेपिडम होती है वो स्पोरोजिनस टिश्यू के पास होती है, जहां पर चेंबर होते हैं एंथर के। प्रेजेंट नियर स्पोरोजिनस टिश्यू, प्रोवाइड न्यूट्रिशन
फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। डन है यहां तक, एक बार देख लो। यहां तक क्लियर है? ये दिया भाई फाइब्रस लेयर, टेपिडम, पोलन ग्रेन, मदर सेल, 2n, ठीक है। जो टेपिडम है इसके पास भरा हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये है पोलन मदर सेल, ठीक है, और ये कैसे 2n, और ये पोलन है, ये क्या पोलन या पोलन ग्रेन्स। ये ग्रीन वाली जो है, ठीक है, ज्यादा हम कला करेंगे इसमें, जो ग्रीन वाली जो है बेटा, ये जो ग्रीन वाली, ये जो पूरी ग्रीन वाली है, ये क्या हमारी पोलन मदर सेल, कौन सी सेल है? पोलन मदर सेल। और इसमें जो रेड रेड दिख रहा है ये है भाई ये पोलन ग्रेन, ये क्या है भाई पोलन ग्रेन, और ये टेपिडम वाली है, और ये यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होगा, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हो। और ये फाइब्रस लेयर है, उस फाइब्रस लेयर से हमको कोई मतलब नहीं है। ये एपिडर्मिस वाली होगी वैसे, क्योंकि सबसे बाहर है, कौन सी होगी? एपिडर्मिस वाली। यहाँ तक डन है, घंटा डन, आगे बढ़ते हैं। सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया, each microsporangia consists group of homogeneous cell। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो कंसिस्ट करके रखती है, किसको कंसिस्ट करके रखती है? ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल, एक जैसी सेल के ग्रुप को कंसिस्ट करके रखती है। कौन? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, सॉरी माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। जितनी सारी माइक्रोस्पोरेंजियस सेल हैं वो जब मिल जाएंगे ग्रुप बना लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, सॉरी स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। ईच सेल ऑफ टिश्यू पीएमसी एंड एमएमसी। अब सर ये नई चीज क्या आ गई? पीएमसी एंड एमएमसी। सर ये नई चीज क्या आ गई है? पीएमसी एंड एमएमसी। चलो यहाँ तक आई थिंक आई होप आपको दिख रहा होगा। Each cell of tissue PMC and MMC। बेटा यहाँ पर PMC का फुल फॉर्म जो है वो है पोलन मदर सेल, और जो MMC है कौन है? MMC, उसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये अंडरगोज होती है मियोसिस। कहाँ अंडरगोज होती है? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? ऐसा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते रहते हैं, अगर कोई सेल डिप्लॉयड है तो बाद में वो हैप्लॉयड हो जाती है। टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैसी है? डिप्लॉयड, ठीक है। अब वो मियोसिस से होते हुए क्या बनाएगी? 4 पोलन ग्रेन बनाएगी, 4 माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। क्या बनाएगी? 4 माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। पीएमसी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, बात एक ही है, कान यहां से पकड़ लो या यहां से पकड़ लो, ठीक है। तो ये अंडरगोज होगी मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा? डिप्लॉयड होगी तो सर हैप्लॉयड हो जाएगी, तो 4 माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे सर, ठीक है। क्या होंगे? 4 माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे सर।
ये बन गए 4 पोलन। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एमएमसी। Formation of pollen grains from MMC known as sporogenesis. Sporogenesis. Formation of pollen grains from MMC is known as sporogenesis. यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना किससे? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन फॉर्म्स Why the किसके थ्रू? पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। स्पोर्स का जेनेसिस होना यानी बनना, स्पोर का बनना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजेनेसिस। डन है यहाँ तक? चलो अब इस प्रोसेस को थोड़ा देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट प्रोसेस देखो, ये तुम्हारा रहा माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या रहा? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये आया कहाँ से सर? बेटा ये यहाँ से आती है। देखो देखो देखो, ये यहाँ से आया। और पीछे चलते हैं, यहाँ पे क्या? हाँ चलो, ये एपिडर्मिस वाली लेयर, ये एंडोथीशियम वाली, ये मिडिल लेयर, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहाँ है? ये पिंक वाली है माइक्रोस्पोर मदर सेल। पिंक पिंक, ठीक है, पिंक पिंक। अब इसके साइड में जो भरा है वो क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। वो क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इस टिश्यू में और डीपली देखेंगे तो एमएमसी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सेल्स मिलेंगी। टिश्यू के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया भी टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब इसको हमने और अंदर डीप में स्टडी किया तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मिली, जिनको हम शॉर्ट में एमएमसी, जो कैसी डिप्लॉयड है, विच आर डिप्लॉयड। ठीक है, और पीएमसी, दोनों में से कुछ बोल सकते हो। ठीक है, एमएमसी और पीएमसी। अब भाई इसमें हम कराएंगे मियोसिस। मियोसिस जब कराया जाता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेडक्शनल डिवीजन। ठीक है, व्हाट इज मीन ऑफ रेडक्शनल डिवीजन? व्हेन डिप्लॉयड सेल गेट हैप्लॉयड। ठीक है, जब डिप्लॉयड सेल जो होती है वो हैप्लॉयड हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडक्शनल डिवीजन। और रेडक्शनल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस को ही हम रेडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो डिप्लॉयड सेल थी, एक डिप्लॉयड सेल थी, ठीक है, एक एमएमसी थी, जो 2n थी, इसने क्या किया? डिवाइड करके बना दिए 4 हैप्लॉयड पोलन ग्रेन। ठीक है, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, और ये डेवलप हो जाएंगे तो पोलन ग्रेन बन जाएंगे, और पोलन ग्रेन कहलाने लगेंगे। डन है यहाँ तक? अब पोलन ग्रेन की बारी, थोड़ा पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है वैक्यूल डेवलप होता है भाई उसमें। ठीक है, ये न्यूक्लियस ना, ये कंप्लीट ओवरऑल पोलन ग्रेन, ये उसका न्यूक्लियस। अभी इसमें कुछ नहीं है, ओनली ऑन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ओनली ऑन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, वैक्यूल डेवलप एट सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर है उसके सेंटर में क्या हो जाएगा? एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, देन न्यूक्लियस एट द पेरिफेरल एरिया और रीजन। ठीक है, जो न्यूक्लियस था हमारा वो पेरिफेरल एरिया में क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। ठीक है, और हमारी जो वैक्यूल है वो लार्ज वैक्यूल बन गई है। कहाँ पर? एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोर। डर है यहाँ तक? ये नीट वाले बच्चों के लिए भी ये नोट सफिशिएंट है। ठीक है, अंडरगोज फर्स्ट माइटोसिस। ये किस में चलेगा बेटा? फर्स्ट माइटोसिस में चलेगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे,
होती हैं, इतना ध्यान रख लेना। ये बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, नॉर्मली याद करें, लेकिन नीट वाले बच्चे हैं उनको पूरा का पूरा याद रखना कि क्या क्या होता है हर एक स्टेप में। अब टू इरेगुलर शेप में सेल फॉर्म होंगी, दो सेल बनेगी, दो सेल बनी, वो भी कैसी बनी, इरेगुलर शेप में। कैसी बनी, इरेगुलर शेप में। जो दो सेल थी वो इरेगुलर शेप में क्यों बनी, क्योंकि भाई असिमेट्रिकली तुम्हारा स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ था। जो स्पिंडल फाइबर बने थे वो कैसे थे, असिमेट्रिकली अरेंज थे, ठीक है। असिमेट्रिकली यानी सिमेट्रिकल नहीं थे, अव्यवस्थित थे, ठीक है। इरेगुलर में, इरेगुलर में सॉरी। अब हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा पोलन ग्रेन था, स्पिंडल फाइबर कैसे बने उसमें, असिमेट्रिकल। टू इरेगुलर शेप में क्या बनेगी, सेल वैक्यूल भी डेवलप हो गई है, दो सेल भी बनेगी, दो सेल बनेगी तो क्या कैसी बनेगी, इरेगुलर शेप में बनेगी। इरेगुलर का मतलब सर एक छोटी होगी तो एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी तो एक बड़ी होगी, ठीक है। अब ये हमारा ओवरऑल पोलन ग्रेन, ओवरऑल पोलन ग्रेन। सर ये क्या कर दिया, इतना तो ही नहीं आगे बेटा, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। यानी यहाँ पे एक पोर रह गया है जहां से जर्मिनेट होगा, नाम से ही पता चल रहा है जर्म पोर। वो पोर जो जर्म कराता है, जर्मिनेशन कराता है, किसका जर्मिनेशन कराएगा, पोलन ट्यूब का। इसका पोलन ट्यूब का ध्यान रखना। ये जर्म पोर बना हुआ है जो आधा हाफ रीजन यहाँ से गायब है, ठीक है। इस पोर को बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है, जहां पर कुछ भी लेयर नहीं है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। यहाँ पे पोलन ट्यूब डेवलप होती है, वो पढ़ेंगे अपन। अभी इस पर फोकस करते हैं। ये हमारी क्या है, लार्ज वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, और ये अरे भाई यही तो है, एक रेगुलर शेप में एक दूसरी सेल, और ये एक बड़ी वाली सेल, ये दूसरी सेल और एक बड़ी वाली सेल, डन है, दो सेल बन गई हमारी। अब इसकी लेयर भी पढ़ लेते हैं। सर ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, पोलन ग्रेन है ना, पूरा का पूरा क्या है, पोलन ग्रेन। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं अभी, पोलन ग्रेन की, ठीक है। अब पोलन ग्रेन की लेयर भी देख लो, जैसे आपने एंथर की लेयर देखी थी, चार लेयर देखी थी ना, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेपिडम में जी, पोलन ग्रेन की भी लेयर होती है, पोलन ग्रेन की भी लेयर होती है। सबसे आखिरी लास्ट या आउटसाइड वाली जो होती है, सबसे बाहर वाली होती है एक्साइन। outermost cell of pollen grain is called axine. Outermost cell of pollen grain is called axine, which is made up of sporopollenin. ये बनी होती है बेटा स्पोरोपोलिनिन की, ध्यान रखना, ठीक है। ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये एसिडिक, हाई टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम, इन सभी में क्या कर जाती है, रेजिस्ट कर जाती है, यानी रह जाती है, सह जाती है, ठीक है। कितना ही टेम्परेचर दे लो, कितना ही कुछ कर लो, स्पोरोपोलिन को खत्म होने से बचाती है कौन, एक्साइन, सॉरी स्पोरोपोलिन को नहीं, पोलन ग्रेन को खत्म होने से बचाती है कौन, एक्साइन वाली लेयर। वो भी किसकी वजह से, स्पोरोपोलिन के कंपोजिशन की वजह से। किसकी वजह से, स्पोरोपोलिन के कंपोजिशन की वजह से। एक्साइन वाली जो लेयर होती है पोलन ग्रेन की, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है बाहर वाली, जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। ये एक्साइन बनी होती है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन क्या कराता है, ये प्रोवाइड कराता है रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई टेम्परेचर एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई बाहर वाली लेयर, पोलन ग्रेन की बाहर वाली। अब थोड़े अंदर वाली लेयर की बात करते हैं, इंटाइन। ये डार्क रेड कलर से बनी है, ठीक है, ये थिक वाली, ये ओवरऑल, ये क्या हमारी इंटाइन। इंटाइन मतलब अंदर वाली, एक्साइन मतलब बाहर वाली। इंटाइन मतलब अंदर वाली, एक्साइन मतलब बाहर। इंटाइन जो होती है ये होती है अपना पेक्टोसेलुलोज। कौन सा सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज, ठीक है। ये होती है हमारी पेक्टोसेलुलोज, ठीक है।
पेक्टोसेलुलोज का मीन्स होता है ये बनी होगी पैक्टिन की प्लस सेलुलोज की, ठीक है, पेक्टिन और सेलुलोज की। बस ये याद रखना है, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी आता है ऑब्जेक्टिव में, और नीड वालों को तो रखना ही रखना है याद है। डन है यहाँ तक। अब जर्म सेल, ये रही जर्म सेल, यही बनाएंगे, यही जर्मिनेशन कराई थी, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म बना और ये इंटरनल है। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाइम के बारे में लिखा बेटा, एग्जाइम मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। जो एग्जाइम होती है किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन। सर आपने अभी बताया। इंटाइन मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज, ठीक है सर, ये भी बता दिया आपने। स्पोरोपोलिन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल लेयर। हाँ सर आपने बताया जो स्पोरोपोलिन, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? एग्जाइम आना चाहिए था बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है। स्पोरोपोलिन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल लेयर एंड नॉट डिग्रेड बाय हीट। सर आपने अभी तो बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, एल्कलाइन मीडियम में डाल दो, कोई एंजाइम कुछ भी डाल दो, ये इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। डन। pollen grain preserve as fossils fuel to exile sporopollen, ठीक है। जो pollen grain है इनको हम प्रिजर्व करते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बोल रहा हूँ सॉरी, फॉसिल ड्यू टू एक्साइल। इनको हम जीवाश्म के रूप में भी क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं सालों साल तक। कब तक? सालों साल तक। ऐसे बोल सकते हैं, बोलते हैं ना आपको बेशकीमती चीजें, उस टाइप में हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो स्पीसीज हमको लगता है कि इन फ्यूचर वो क्या हो सकती है, ऐसा देखने को नहीं मिल सकती है। जितने भी सारे फ्लावर्स हैं ओवरऑल, उनमें से कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी स्पीसीज इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं? उनके पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है। इन 60% फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जितने भी सारे 60% फ्लावरिंग प्लांट है, 100 में से 60% जो फ्लावर वाले प्लांट है, जितने भी सारे 100% फ्लावर प्लांट है, उनमें से 60% वाले फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनमें पोलन रिलीज होता है फ्रॉम एंथर। इससे एंथर से रिलीज होता है सर, ये तो सबको पता है। पॉलिनेशन एट 2 सेल स्टेज, ये कितनी सेल स्टेज में रिलीज करता है? 2 सेल स्टेज में। जो अभी हमने ये वाला देखा, कौन सा सर? ये वाला, जो हमने ये वाला देखा, इसमें 2 सेल स्टेज में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन होता है 2 सेल स्टेज रिलीज करता है, यानी कि भाई 2 सेल ही तो निकलेंगी, 2 ही हमारे पोलन ग्रेन, सॉरी पोलन ग्रेन क्या, मेल गैमीट रिलीज होंगे। पोलन ग्रेन में से 2 मेल गैमीट रिलीज होंगे, तो ये कितनी सेल स्टेज हो गई? 2 सेल स्टेज। 2 जर्म सेल रिलीज करेगा ना भाई ये, एक तो ये छोटी वाली और एक बड़ी वाली, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बना देते हैं। 100 में से कितनी? 60%, ठीक है। एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। नाम से ही पता चल रहा है, वेजिटेटिव न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराने में हेल्प कराएगी, जनरेटिव सेल जर्मिनेशन में हेल्प कराएगी। अब भाई ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इसको रीड करो जब तक मैं हम ड्रिंक कर लेता हूँ।
क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। मियोटिक मींस मियोसिस, मियोटिक मींस मियोसिस, माइटोटिक मतलब मियोसिस और माइटोटिक मतलब माइटोसिस। मियोटिक और माइटोटिक यानी मियोसिस और माइटोसिस। डिवीजन रेगुलर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर पोलन ग्रेन। नंबर ऑफ मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन रेगुलर फॉर पोलन पॉलिनेशन ऑफ मेच्योर पोलन टू सेल स्टेज पोलन। ठीक है, दो सेल स्टेज पोलन के लिए हमको क्या करना है, नंबर ऑफ माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को काउंट करना है। ठीक है, मियोटिक बोल लो या माइटोटिक बोल लो या मियोसिस बोल लो या माइटोसिस बोल लो, बात एक ही होती है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म दे दी जाती है कभी कभी। अब वन मियोसिस, एक मियोसिस होता है। सर आपने बताया था ये पोलन ग्रेन में स्पोर मदर सेल है 2n पोलन ग्रेन से रिलीज हुई। ठीक है, सॉरी पोलन ग्रेन से मेरा स्पोर मदर सेल है जो स्पोर जिसके पास थी। ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह लिया, बनी सेल, अब ये करेंगे पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ठीक है, इसको टेपिटा में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड। ये 2n है, जो मेरा स्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से ये मियोसिस करके बनाएगी 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स, 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये बन गए हमारे 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स, जिसमें से ठीक है ये बड़ी वाली होगी। ठीक है, ये बड़ी वाली होगी। पोलन ग्रेन्स के अंदर बताया था ना कि इस माइटोसिस डिवीजन मियोसिस तो हुई है। ठीक है, माइटोसिस माइटोसिस मियोसिस हो गया पोलन ग्रेन से, यानी जो डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड ने हैप्लॉइड बना दिए 4। ठीक है, ये हो गया मियोसिस या माइटोटिक, सॉरी मियोटिक या मियोसिस, मियोसिस या मियोटिक, ये हो गया मियोटिक। अब माइटोसिस, जो 4 हमारे पोलन ग्रेन बने थे, इसने डेवलप किया अपने आप को। क्या किया, डेवलप करने के बाद इसने बनाया एक, इसने क्या बनाया 4 डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जिनमें से एक के अंदर क्या बनी वेजिटेटिव सेल और एक के अंदर बनी क्या, सॉरी चारों के अंदर बनी 2 सेल्स, जिनमें एक थी वेजिटेटिव एक थी जनरेटिव। वेजिटेटिव ये बड़ी वाली BC लिखा और ये छोटी छोटी है वो जनरेटिव सेल्स है, ये लिखा भी है ग्रीन कलर से। ठीक है, ये कलर से समझ में आ रहा होगा। ग्रीन कलर से जो दी है वो है जनरेटिव सेल, ग्रीन कलर से जो दी है सॉरी वेजिटेटिव सेल, ग्रीन कलर से जो दी है वो है वेजिटेटिव सेल, और ब्लू कलर से जो छोटे 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 पॉइंट है वो है जनरेटिव सेल्स। ठीक है, जो जर्मिनेशन में हेल्प कराएंगे। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे। ये वेजिटेटिव सेल क्या कराएगी, ये पोलन ट्यूब में हेल्प कराएगी, ये पोलन ट्यूब बनवाएगी। ठीक है, धन्यवाद। How many number of mitosis or meiosis required for formation of 4 pollen grain? 4 pollen grains. अगर आपको 4 pollen grain बनाना, कितने 4, ध्यान से सुनना, ये आंसर अभी मत देना, आंसर पे ध्यान मत दो। क्या बोल रहे हैं 2 3 4 pollen grain बनाने की बात कर रहे हैं। सर हमको पता है 1 MMC होती है, सर हमको पता है 1 MMC होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। हाँ वेरी गुड बेटा। और सर आपने ये भी बताया वो करती है मियोटिक डिवीजन या माइटोसिस, माइटोसिस बोल दो, मियोसिस और मियोटिक ये नाम कंफ्यूज ही करेंगे हमेशा, मियोसिस या मियोटिक बोल दो सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये 2 डिवीजन कर लेती है सर, सॉरी 2 डिवीजन बोल रहा हूँ, ये 2 नाम है, ये डिप्लॉइड होती है, ये डिवीजन कर लेती है कौन सा, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। और सर ये डिप्लॉइड है ना, ये बताती है 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स, 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। ठीक है,
अगेन होगा क्या सर, इनमें अगेन होगा माइटोसिस, ठीक है, क्या होगा माइटोसिस होगा, यानी कि ये चार है, अगेन ये भी माइटोसिस करेगा तो ये अगेन बनाएगा, डेवलप होके, फिर ये भी डिवाइड करेगा तो बनाएगा, ये माइटोसिस करेगा, ये भी बनाएगा एक पोलन ग्रेन, ये डिवाइड करेगा तो ये भी एक पोलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। जब एक पोलन ग्रेन, दूसरा पोलन ग्रेन, तीसरा, चौथा, चार पोलन ग्रेन बने। और अब ध्यान से सुनना, ये पोलन ग्रेन अभी नहीं बने थे, जब ये माइटोसिस कर लेंगे तब बन जाएंगे हमारे क्या पोलन ग्रेन। तो माइटोसिस कितने बार हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार माइटोसिस हो गए। और एक हुआ था सर मियोसिस, जिसमें से 2n में से ये n बने थे, ये अलग जो सेल बनी थी, जो हैप्लॉइड वाली सेल थी, वो किससे बनी थी सर, वो बनी थी माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो 2n थी, जिसने मियोसिस किया, और ये चार वो सेल बनाई जो आगे माइटोसिस करके हमारे पोलन ग्रेन बनाकर देंगी, डेवलप होकर, ठीक है, डेवलप करेंगी और डिवीजन शो करेंगी माइटोसिस का, और चार पोलन ग्रेन बना कर देंगी। तो यानी कि जो एक एमएमसी है वो मियोटिक या मियोसिस डिवीजन करके चार हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाती है। तो एक तो हमारा सर मियोसिस हो जाता है, यही लिखा हुआ है, और जो चार हैप्लॉइड सेल्स थी वो भी अपना डेवलप शो कर रही है, ठीक है, और चार पोलन ग्रेन बना रही है माइटोसिस डिवीजन करके। एक बार डिवीजन करेगी तो एक माइटोसिस से एक बन गया, दूसरे से दो, चार है तो चार ही करेंगे तो चार माइटोसिस डिवीजन लगेंगे सर, चार पोलन ग्रेन बन जाएंगे। वेरी गुड बेटा, याद रखना है। अब ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, ये डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है। In 40% flowering plant pollen release from anther at 3 cell stage, यानी कि 40% जो फ्लोवरिंग प्लांट है, ठीक है, 40% या 40% फ्लोवरिंग प्लांट्स हैं, उनमें 3 सेल स्टेज में पोलन रिलीज होते हैं, ठीक है। इस टाइप से देख लो, ये इसमें तो नहीं दिया होगा, दिया हुआ है 2 और 1 3, ठीक है, वो 2 हो गई है, और ये बड़ी वाली ग्रीन वाली वेजिटेटिव सेल, और ये 2 मेल गैमीट, तो 3 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट, ये हो गई 3 सेल स्टेज, खत्म, बस। How many number of meiosis and mitosis required for pollen grains in 3 cell stage? अब ध्यान से सुनना, 3 सेल स्टेज के लिए कितनी सेल स्टेज बेटा, 3 सेल स्टेज के लिए कितने, how many number of pollen grains required for 3 cell stage, मैं क्या बोल रहा हूँ, how many number of pollen grains बोल रहा हूँ, meiosis required for formation of 4 pollen grains in 3 cell stage flowering plant, यानी 3 सेल स्टेज वाले जितने भी फ्लोवरिंग प्लांट हैं, जिनमें 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन जो होता है 3 सेल स्टेज परफॉर्म करता है, ठीक है, 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, उनमें 4 पोलन ग्रेन बनने के लिए कितने मियोसिस चाहिए, हाउ मेनी मियोसिस रिक्वायर्ड। तो सर आपने अभी ये समझा था, एक एमएनसी है वो डिवाइड करेगी, 4 बनाएगी तो एक माइटोसिस लगेगा, फिर ठीक है, माइटोसिस बनने के बाद वेजिटेटिव सेल बन जाएगी, और सिर्फ उसमें एक ही जनरेटिव सेल बनेगी, या एक जो न्यूक्लियस है वही डेवलप होगा। ये कब डेवलप होगा, एक से एक और कब आएगा, ये एन तो है, ये एन ही है, ठीक है। अब इसमें मियोटिक यानी माइटोसिस तो हो ही नहीं, इसमें क्या होगा माइटोसिस हो, इसमें क्या होगा माइटोसिस, यानी कि ये माइटोसिस करके अपना एक और ऐसी सेल बनाएगा, ठीक है। तो एक इसने माइटोसिस कर लिया, ऐसे ये भी माइटोसिस करेगा, तो ऐसे एक बनाएगा, ये भी माइटोसिस करेगा, एक बनाएगा, एक माइटोसिस, टोटल कितने बन रहे हैं सर, 4 बन रहे हैं, एक और ऊपर है, ठीक है, छुपा बेटा, ये बेटा, ठीक है, ये भी बनाना है, ठीक है, मजेदार। तो यहाँ पर 4 माइटोसिस तो ये हो गए, और ये 4 माइटोसिस ये हो गए, टोटल कितने हो गए 8 माइटोसिस और एक मियोसिस, 8 माइटोसिस और एक मियोसिस,
ठीक है। 3 सेल स्टेज के लिए क्या एक एलिमेंट से डिवाइड करेगी, मियोसिस करेगी तो 4 पोलर ग्रेन बनाएगी जो माइटोसिस परफॉर्म करेंगे। और जो 4 पोलर ग्रेन है जो माइटोसिस कर रहे हैं वही अगेन अपनी सेल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें एक क्या होगी भाई पोलन सेल बनाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगी और एक जनरेटिव। लेकिन हमें तो 3 सेल स्टेज में चाहिए ना, 3 सेल स्टेज में चाहिए ना। क्वेश्चन में तो यही बोला है। नॉर्मली जैसे आप ड्रॉ करोगे तो सर ने बताया था सर एक एमएमसी होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, 4 तो बना ही लेती है एक मियोसिस करके, एक मियोसिस करके डिप्लॉयड से 4 हैप्लॉयड तो कर ही लेती है। यहाँ तक तो सेम टू सेम है, चाहे वो 60% फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे 40% फ्लावरिंग प्लांट हो, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद भी इतना थोड़ा बहुत तो सिमिलर लग रहा है सर, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। वहां पर कितनी 2 सेल स्टेज थी, उसमें क्या था वेजिटेटिव सेम टू सेम थी, जनरेटिव सेम टू सेम थी, यहाँ तक भी तो सेम है ना। लेकिन उसमें यहाँ तक खत्म हो गया था, उसमें 2 सेल स्टेज में रिलीज करना है, इसमें 3 में करना है। तो मियोटिक तो होगा नहीं, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगी, माइटोसिस होगा सर। बस तो फिर ये माइटोसिस कराइए आराम से, माइटोसिस ये माइटोसिस ये माइटोसिस, एक मियोसिस 4 ये माइटोसिस 4 ये माइटोसिस, टोटल 8 माइटोसिस और एक मियोसिस, ठीक है। ये वही 3 सेल स्टेज के लिए भाई 2 सेल और लानी थी, 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3, ग्रीन वाली 3, तो 3 सेल स्टेज में क्या एक मियोसिस 8 माइटोसिस, मतलब डंड लगा रखना। पोलन एलर्जी के बारे में और पढ़ लो। पोलन एलर्जी, एलर्जी तो आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। किसी को डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, किसी को ऐसा टेम्परेचर या किसी भी इन्वायरमेंट जहाँ रहने से बहुत सारे टाइप की एलर्जी। लेकिन हम तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी फ्लावरिंग वाली, ठीक है। तो हम किसकी स्टडी करेंगे पोलन एलर्जी, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनसे जो एलर्जी कॉज होगी उसको हम बोलेंगे पोलन एलर्जी। व्हेन पोलन ग्रेन कॉज एलर्जी फॉर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ इज नोन एज पोलन एलर्जी, ठीक है। अब क्या लिया स्पेसिफिक, ये तो मैंने बोल दिया। पोलन ऑफ मेनी प्लांट कॉज एलर्जी लाइक ब्रोंकियल अफेक्शन, इट लीड्स टू कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। यानी कि जो पोलन है वो पोलन ऑफ मेनी प्लांट, अलग अलग बहुत सारे प्लांट्स के जो पोलन है वो कॉज करेंगे एलर्जी, लाइक ब्रोंकियल, ठीक है। जो हमारे लंग्स होगी उनमें ब्रोंकाइटिस होती है, ब्रोंकियल, उनमें क्या हो रहा है भाई कुछ ऐसा म्यूकस ज़्यादा है, ठीक है। म्यूकस तो आएगा ना, इन्फ्लामेशन होगा, बाकी जो हमारा लंग्स है उसकी उसमें जो सेल्स होंगे वो हिस्टामिन रिलीज करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करेंगे, सूजन वगैरह आएगी, कुछ भी डस्ट पार्टिकल जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है तो क्या होगा, जो लाइक पोलन जा रहे हैं, ऐसे पोलन जो इन्फ्लामेशन कर रहे हैं हमारे लंग्स में जो सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं टिश्यू में इन्फ्लामेशन ला रहे हैं, सूजन वगैरह, तो वहाँ पर क्या होगा हिस्टामिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स होंगी वो हिस्टामिन रिलीज करेंगी और म्यूकस भी रिलीज होगा, भाई डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाना चाहिए, सूजन वगैरह नहीं। जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसको हम बोलेंगे ब्रोंकियल अफेक्शन, इट्स लीड्स कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ये लीड करेगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को, लाइक अस्थमा हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया। एग्जांपल पार्थेनियम, ठीक है, जिसको हम कैरोट ग्रास भी बोलते हैं, ये आपने देखा होगा आई थिंक पार्थेनियम कहीं भी खेत में बेवजह उगाता है, ये बेवजह ग्रो कर लेता है, और पार्थेनियम जिसको हम कैरोट ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। आज से बहुत साल पहले इंडिया में बहुत ऐसा लार्ज स्केल पे फैल चुके थे, ठीक है। इंडियन वीड्स भी बोलते हैं इनको, एलियन स्पीसीज भी बोलते हैं, ये बाहर की स्पीसीज है, ठीक है। दिस स्पीसीज केम इन इंडिया विद वीट, ठीक है। ये इंडिया में जो आई ये किसके साथ आई, जो हम गेहूं की खेती करते हैं ना उनकी जो प्लांट्स होते हैं, झाड़ वगैरह बोलते हैं, ठीक है, उनके साथ ग्रो कर जाती है। स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे इंडिया में फैल चुकी थी, ठीक है, और अभी भी फैली हुई है। किसी खेत में कम से कम थोड़े बहुत कुछ
प्लांट्स दिख ही जाते हैं, भाई मैंने तो देखी हुई है। पोलन फूड, पोलन फूड क्या होता है? रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट में रिच होता है। यूज एज फूड सप्लीमेंट, इसको यूज करते हैं हम फूड सप्लीमेंट के जैसे। अवेलेबल इन मार्केट, ये मार्केट में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ साइरप और टैबलेट्स, ठीक है, ये साइरप और टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है इन वेस्टर्न कंट्रीज, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में, मतलब पश्चिमी जो एरिया है वहां पर, पश्चिमी एरिया की जो देश है उन देशों में जो पोलन है, पोलन से जितनी भी टैबलेट से साइरप बनाई जा रही है वो ज्यादा यूज की जाती है। कौन सी कंट्री में? वेस्टर्न साइड की कंट्री में, यानी पश्चिमी देशों में, ठीक है। हमारे भारत में बहुत कम यूज होता। और इन साइरप और टैबलेट्स का यूज पता कौन करते हैं? जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जो रनिंग वगैरह करते हैं, जो एज ओलंपिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कुछ क्रिकेटर्स वगैरह हो गए, जितने भी सारे एथलीट्स हो गए, ठीक है, एज अ रेस में पार्टिसिपेट लेने वाले, वो सब इन्हीं का यूज करते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी भी और प्लस प्रोटीन का मेन सोर्स है, ठीक है। पोलन फूड वैसे ये अच्छी होती है अगर नेचुरली देखा जाए तो, और आप उनका अच्छे से लिमिटेड यूज करते हो तो। दिस आल्सो यूज टू इंक्रीज एज अ परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड हॉर्स, जैसे मैंने बताया हॉर्स और एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। हाँ भाई, घोड़ों के लिए भी किया जाता है, इंसानों को भी घोड़ा बना दिया जाता है और घोड़ों के लिए भी यूज किया जाता है, बट अलग अलग डोज के हिसाब से आते हैं सबके लिए। पोलन वाइबिलिटी, पोलन वाइबिलिटी क्या होता है? द टाइम पीरियड व्हेन पोलन रिटेन द अबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है। पोलन वाइबिलिटी का मतलब होता है जब पोलन ग्रेन का वो टाइम पीरियड जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर रहा पोलन ट्यूब को, ठीक है, उस एबिलिटी ऑफ टाइम को क्या बोलेंगे? पोलन वाइबिलिटी, ठीक है। Wherein differ plants like Solanaceae, Rosaceae, Leguminaceae have 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट होती है पोलन वाइबिलिटी, यानी जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर रहा है और ऐसा जो पोलन ग्रेन है वो कितने समय तक ऐसा बचा रह सकता है, बोल सकते हैं सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, मतलब उसके बाद डीजनरेट हो सकता है पोलन ग्रेन। टाइम पीरियड में पोलन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो पोलन है वो जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखता है। अरे कितना सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। पोलन वाइबिलिटी क्या है? पोलन वाइबिलिटी, पोलन की जर्मिनेट करने की एबिलिटी, वाई एबिलिटी यानी टाइम के साथ एबिलिटी, पोलन ग्रेन की जर्मिनेट करने की एबिलिटी टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन वाइबिलिटी, यानी जब तक पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रखे हुए टाइम के साथ उसको हम बोलेंगे पोलन वाइबिलिटी। तो कुछ जैसे प्लांट होते हैं लाइक रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, लाइक रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इनमें होती है 30 मिनट तक पोलन वाइबिलिटी, ठीक है, यानी कि 30 मिनट तक के टाइम पीरियड में ये बिखर जाते हैं पोलन ग्रेन, यहाँ अदर प्लांट में पहुंच जाते हैं, ये 30 मिनट में जर्मिनेट की प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे 30 मिनट से ज़्यादा फिर नहीं इनमें जर्मिनेट करने की जो अवेबिलिटी है, एबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है, वो नहीं रहेगी 30 मिनट बाद। डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है 30 से 31 मिनट हो गए, 30 से 31 मिनट हो गए तो सर ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा, नहीं बेटा। हाँ, टेम्परेचर वहाँ का बहुत लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक है, बढ़िया, जर्मिनेशन आराम से कर लेगा। मान लो कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, जर्मिनेट होने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, हो सकता है 25 मिनट में खत्म हो जाए। पोलन बैंक स्टोर एट लो टेम्परेचर एट 196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, ये सबको रटा हुआ होना चाहिए भाई, ठीक है। जो पोलन बैंक होती है उसमें -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और नाइट्रोजन लिक्विड में हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं या और प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। पोलन यूज टू क्रॉप ब्रीडिंग प्लांट और इन रिसर्च लैब, ठीक है, जो पोलन है वो यूज किए जाते हैं
बोले क्रॉप ब्रीडिंग प्लांट में और एक रिसर्च लैब में भी, ठीक है। गायनोशियम, इसका वर्णन में आ गया भाई गायनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इट कंसिस्ट पिस्टिल है 3 पार्ट्स, ठीक है। पिस्टिल जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल कंसिस्ट 3 पार्ट, पिस्टिल कंसिस्ट 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। In single pistil will present in flower, then we will call as a monocarpellary। अगर हमको किसी फ्लावर में सिंगल पिस्टल दिखने को मिलेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी, ठीक है। इफ मेनी पिस्टिल, इफ वी सी मेनी पिस्टिल इन अ फ्लावर, देन वी विल कॉल एज अ पॉलीकार्पलरी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पलरी, यानी बहुत सारी कार्पल्स मिलेंगी, ठीक है। अब पॉलीकार्पलरी भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है पिस्टिल फ्री, एक होता है पिस्टिल फ्यूज्ड। पिस्टिल फ्री को बोलते हैं एपोकार्पस और पिस्टिल फ्यूज को बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। पिस्टिल फ्री को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। पिस्टिल ये फ्री है, एपोकार्पस, लेकिन ये पिस्टिल फ्यूज्ड है, तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस जो सिंगेमी वो अलग चीज है, पिस्टिल फ्यूज यानी कि सिनकार्पस, ठीक है। सिंगेमी तो बहुत अलग हो जाएगा। एपोकार्पस का एग्जांपल है माइचेलिया, एपोकार्पस का एग्जांपल है माइचेलिया। और सिनकार्पस का, सिनकार्पस का आई थिंक पेपावर सोम्निफेरम, यस पेपावर सोम्निफेरम। डन है यहाँ तक। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बाद कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये वाकई लेक्चर अच्छा लगा होता, प्यार से एक छोटा सा लाइक दे देना और सब्सक्राइब वगैरह जो भी अगर आपकी इच्छा हो तो, अदरवाइज रहने देना, ठीक है। डन। और मैं ऐसे ही अपने लेक्चर्स को आगे आपको प्रोवाइड करूंगा, और मेरे लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है उसमें अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इन नोट्स को PDF के फॉर्म में डाउनलोड करना, ठीक है। बस इतना ही कहना हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।